गुड मॉर्निंग बच्चों। मेजर टेस्ट सबने अच्छे से कर लिया। पेपर का डिस्कशन करना था, डिस्कशन कब किया जाए? डिस्कशन के लिए अलग से एक क्लास लगा लेते हैं। बच्चों पेपर डिस्कशन कब किया जाए? रिपब्लिक डे पे पेपर का डिस्कशन किया जाए। हाँ मतलब कल वही। ऑफलाइन मैं भी यही चाह रहा था यार, ऑफलाइन में ही आ जाते तुम लोग तो क्लास में ही कर देता डिस्कशन। मैं क्लास के बाद मैसेज डालता हूँ ना, कल ऑफलाइन बुलाऊंगा या बोर्ड वाले दिन कोई एक दिन बुला लेता हूँ, बट ग्रेविटी बुलाऊंगा ना, उधर ही डिस्कस कर दूंगा ऑफलाइन में। नेक्स्ट वीक से फिर तुम लोग का ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे ना, इस वीक तक ऑनलाइन है, नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन कर देंगे, नेक्स्ट वीक से हो जाएगा सार्थक। फिर आगे पढ़ाई स्टार्ट की जाए। पेपर में यार कई बच्चे थोड़ा दुखी हो रहे थे, तो जो टेस्ट हुआ है उसमें अगर आपने मेन एग्जाम में अगर आप 120 के आसपास हो तो आप ठीक हो, मतलब आप इम्प्रूव करने का ट्राई करो लेकिन परेशान नहीं हो। 120 मतलब ठीक है स्कोर, और एडवांस में 100 नंबर के अगर आसपास हो तो आप सिलेक्शन वाले रेंज में हो। ट्राई करो इम्प्रूव करके उसको 150 ले जाने का, लेकिन उसके लिए 100 पे अगर आप ला रहे हो तो परेशान नहीं हो। समझो बच्चों, कई सारे बच्चे आ चुके हैं अभी तक कि 130 140 नंबर पे परेशान है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एडवांस में 120-30 अच्छे नंबर होते हैं। समझो बच्चों, फिर आगे स्टार्ट किया जाए। लास्ट टाइम मैंने वो रोलिंग पढ़ा के उसके क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, रोलिंग पढ़ा करके उसके क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, तो उसके डाउट करने हैं डिस्कस। वो आपने ट्राई कर लिए थे ना क्वेश्चंस? तो बताओ फिर उसमें क्या क्या डाउट है। शायद एक्सरसाइज इंटेक्स 4 दिया था कंप्लीट ना, इंटेक्स 4 उसमें कुछ शायद छोड़ा होगा।
9th और 10th डाउट है, थर्ड भी डाउट है। थर्ड देख लो पहले, फर्स्ट भी डाउट है। अब है क्रिस, क्या कर रहे हो तुम? सुपर हीरो ऐसे ही होते हैं, पहले क्वेश्चन में डाउट पूछ देते हैं। देखो भाई इंटेक्स 4 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1 में बोला गया इफ एन इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट सच एज रेंज, इलुस्ट्रेशन वाले तो अलग से ही पूछ लो तेजस ना, इलुस्ट्रेशन वाले तो ग्रेविटी आना ऑफलाइन में पूछ लो कभी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, मैंने बताया था ना, अर्थ सरफेस की अगर आप पास हो, जी की वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही है, हर पॉइंट पे सेम है, तो दोनों सेम होते हैं। देखो ये बोल रहे हैं कि अगर आप कोई भी इररेगुलर शेप की बॉडी को ड्रॉप कर दोगे तो इस पे फोर्स कौन सा लग रहा होगा? केवल उसका वेट लग रहा होगा ना, सेंटर ऑफ मास पे उसका ऐसे वेट लग रहा होगा। तो क्या ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमा पाएगा इसका वेट? तो जिस पोजीशन में आप इसको ड्रॉप करोगे ना, जिस पोजीशन में आप ड्रॉप करोगे ये बस उसी पोजीशन में नीचे गिरता जाएगा ना, ये रोटेट नहीं करेगा। अगर आपने शुरू में ओमेगा नहीं दिया है तो वो बस ड्रॉप किया है तो सीधे नीचे गिरता जाएगा ना, एक्सेलरेट करेगा केवल ना, एक्सेलरेट बट नॉट स्पिन। समझो, क्योंकि mg लगेगा और mg तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाने के लिए फोर्स चाहिए ना, mg सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है तो टॉर्क तो लग ही नहीं पाएगा ना। और आपने शुरू में कोई ओमेगा दिया नहीं है, ड्रॉप किया है, तो बस वो सीधे गिरता जाएगा, केवल ट्रांसलेट होगा। सही है बच्चों? फिर अगला है थर्ड। थर्ड में देखो क्या है, a ball is released from rest on a no slip surface as shown in figure. After reaching its lowest point the ball begins to rise again, this time on the frictionless surface। ठीक है, when the ball reaches maximum height on, देखो बच्चों इसमें क्या है, ऐसा कुछ आपको सरफेस दिया गया है और यहां से हमने कोई बॉल को छोड़ दिया है, इधर का है नो स्लिप मतलब रफ सरफेस है, रफ सरफेस है तभी ना वो रोल करके जाएगा। बच्चों इधर अगर रफ सरफेस होगा तभी ना वो रोल करके जाएगा, अगर स्मूथ होता तो केवल स्लिप करता ना। समझो बच्चों, तो क्वेश्चन में बोला गया ये वाला जो रीजन है वो नो स्लिप रीजन है, मतलब इधर स्लिप नहीं कर सकता, मतलब ये स्मूथ नहीं है ना, रफ होगा तभी ना रोल करता वो आएगा नीचे को, और इधर वाला सरफेस हमारा स्मूथ है। तब जब वो नीचे जब आएगा तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी आ चुकी होगी, उसकी एच हाइट से मान लो वो ऊपर से गिरा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो चुका होगा, और नीचे आते आते कौन सी एनर्जी आ चुकी होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में भी दो टाइप है ना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सी आई होगी? हाँ दोनों आई होगी, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। ये जो बॉल होगा वो आगे को 20 स्पीड से जा रहा होगा और ओमेगा से घूम भी रहा होगा ना, है कि नहीं बच्चों? और जब वो इस स्मूथ सरफेस पे आ जाएगा, स्मूथ सरफेस पे आने के बाद उसकी कौन सी काइनेटिक एनर्जी पे चेंजेज आना शुरू होगा? क्या दोनों में चेंज आएगा या कोई एक में चेंज आएगा? रोटेशनल में चेंज आएगा। रोटेशनल में चेंज क्यों आएगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कौन चेंज कर सकता है? जब वहां पे कोई टॉर्क लगे, यहाँ स्लिपिंग होगी ना, स्लिपिंग होगी तो यहाँ फोर्स कौन सा लग रहा है?
क्या कोई फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पर? कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है ना, केवल क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा और नॉर्मल लग रहा होगा, फ्रिक्शन तो नहीं लग रहा होगा ना। समझो बच्चों, नॉर्मल लगेगा और mg लगेगा, फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पर। अगर ये दो फोर्स लगेंगे और ये दोनों फोर्स कहाँ से जाएंगे, क्या ये दोनों फोर्स सेंटर से जाएंगे? अगर ये सेंटर से जाएंगे तो इनका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क आएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क आ पाएगा? टॉर्क अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखोगे तो 0 है। अगर टॉर्क नहीं है तो ओमेगा की वैल्यू चेंज करेगी। टॉर्क नहीं है मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं है। अगर अल्फा नहीं है तो क्या ओमेगा चेंज करेगा? नहीं करेगा ना, ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। समझो बच्चों, ओमेगा कब चेंज करता है, जब कोई सरफेस पर बॉडी ऐसे घूम रही है और यहाँ फ्रिक्शन लगे, या तो इधर को लगे या इधर को लगे, तो फ्रिक्शन उस ओमेगा को चेंज कराता है ना। यहाँ फ्रिक्शन है ही नहीं है ना, केवल mg लग रहा है और नॉर्मल लग रहा है, तो वो चेंज नहीं करा सकता। तो यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड का क्या होगा, अगर ये ऊपर को जा रहा है, स्पीड ऊपर है, mg का कंपोनेंट इधर होगा ना, mg sin थीटा इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग। ऊपर जाने में अगर कोई भी बॉडी को स्पीड दे दोगे तो ये स्पीड बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी, या कांस्टेंट रहेगी? कोई बॉडी को स्मूथ सरफेस पे हम ऊपर को स्पीड दे दे तो स्पीड तो कम होती जाएगी ना, और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो घूम तो रहा होगा, ओमेगा होगा, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो चुकी होगी, 0, और वो वापस से नीचे गिर जाएगा अपना। समझो बच्चों, इसका जो अब हाइट आएगा वो पहले से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चला गया ना। अगर सेम लेवल पे आ गया इसका मतलब फिर से टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी, बट ऐसा नहीं है ना, कुछ पोटेंशियल है, कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कुछ समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर इधर की हाइट कुछ h1 है और इधर की हाइट कुछ h2 है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पे पोटेंशियल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो अब नई वाली हाइट जो होगी, ये नई वाली हाइट पुराने वाले हाइट से ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या इक्वल होनी चाहिए? कम होनी चाहिए ना, क्योंकि कुछ एनर्जी इसकी h2 लेस देन h1 होना चाहिए, क्योंकि कुछ एनर्जी इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चली गई है। अब इस हिसाब से आंसर कर दूं, when the ball reaches maximum height on the frictionless surface it is at a greater height, नहीं होगा, lesser height। हाँ तो लेसर वाला हो जाएगा ना, बी ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का। सबको समझ आया बच्चों? सबको समझ आया बच्चों? नेक्स्ट बताओ। 9th। अरे ये तो एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो अपन ने किया ही था ना, कि अगर हम कोई इंक्लाइन प्लेन पे स्पीड नहीं निकाली थी हम लोगों ने, कोई हम पार्टिकल को ऐसे छोड़ देते हैं, अब बोला गया है कि विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिपिंग के जा रहा है, मतलब कैसे जा रहा है, वो रोल करके जा रहा है, नीचे स्पीड आ रही होगी और ओमेगा से ऐसे घूम रहा होगा ना। इनिशियल स्पीड उसकी 0 है, इनिशियल ओमेगा भी 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएगा ओमेगा भी बढ़ेगा, यू भी बढ़ेगा ना। समझो बच्चों, यहाँ तो फ्रिक्शन लगेगा ना, ऊपर को ओमेगा बढ़ाएगा ना, वो रफ सरफेस है ना। बच्चों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
नीचे आते आते स्पीड कुछ v हो जाएगी, एंगुलर स्पीड कुछ ओमेगा हो जाएगा ना। तो अब आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर जो भी h हाइट से नीचे आया तो उसकी कौन सी एनर्जी का लॉस हुआ और वो किस में कन्वर्ट हुआ? बताओ बच्चों, क्या क्या हुआ यहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ और वो किस में कन्वर्ट हो गया है? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में। वेरी गुड। तो हम लोग अब क्या बोल सकते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh बराबर गेन इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ये देखो यहाँ पे ये फिक्स सरफेस है ना, फिक्स सरफेस पे अगर कोई चीज रोल कर रहा है तो उसके नीचे वाले पॉइंट के लिए आप लगा सकते हो ना। अगर v से आगे जा रहा है और r ओमेगा से पीछे जा रहा है तो हम बोल सकते हैं ना इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। मतलब v माइनस आर ओमेगा 0 होना चाहिए, मतलब ओमेगा की वैल्यू होनी चाहिए v बाई आर। तो यहाँ पे डाल दो। हमें v की वैल्यू चाहिए, v कॉमन कर लो, हाफ कॉमन करो, v कॉमन करो तो ये हो जाएगा m प्लस। अब क्वेश्चन में देखो बोला गया है 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर को हमें बीटा लिखना है, तो हमें m को भी कॉमन कर लेना है। अगर हम यहाँ से m को कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ m आ जाएगा ना। तो हमें बीटा के टर्म में बताना है ना, क्वेश्चन में ऑप्शन में m को भी कॉमन करो तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे m हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इस पूरे टर्म को बोला गया है क्वेश्चन में कि बीटा लिख दो। हेलो हेलो, कुछ समझ रहा है बच्चों? तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2gh अपॉन में बीटा। काफी टफ क्वेश्चन था, आगे बताओ। सार्थक हमने बीटा क्यों लिया? क्योंकि हम कुछ भी कर सकते हैं। तुमको याद नहीं है एक चीज मैंने बताई थी, अहम ब्रह्मास्मि, अपन ही भगवान है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ना भाई, देख 9th क्वेश्चन में नीचे ऑप्शन के नीचे लिखा है ना बीटा, बताया है बीटा क्या है और ऑप्शन में बीटा के टर्म में दिया है। सार्थक समझ आया बीटा क्यों लिया है? क्योंकि ऑप्शन में बीटा के टर्म में दिया है ना, तो बीटा के टर्म में ही निकालना पड़ेगा ना, तभी तो समझेगा कि सही किया या गलत किया। एम क्यों कॉमन लिया फिर? प्रणव क्या क्या डाउट पूछ रहा है भाई। देख क्वेश्चन में देख, बीटा देख क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देख प्रणव अच्छे से, ऑप्शन के नीचे बीटा बताया गया है और हमें बीटा के टर्म में ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें बीटा का टर्म बनाना था। इसको बीटा के टर्म में बनाऊंगा तभी तो ऑप्शन पे पहुंच पाएंगे। और ऑप्शन में देख बीटा क्या दिया, 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर बोला है बीटा है। तो इसमें कब ऐसा हो पाएगा, जब मैं हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन कर दूंगा तब ये टर्म आएगा। हाँ मतलब हमें ये टर्म बनाना था, इसलिए हमने ऐसा किया, क्योंकि क्वेश्चन में
इस टर्म को बीटा लिखना है, और ये जब तक लिखेंगे नहीं तब तक ऑप्शन आएगा नहीं ना, जो ऑप्शन दिए उससे मैच कराना है ना। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता और बीटा के टर्म में नहीं बताना होता तो मैं यहाँ से बी कॉमन लेकर के बाकी सब इधर करके बता देता, बट क्वेश्चन में बोला है कि इसी के टर्म में बताओ, बीटा के टर्म में, तो इसलिए हमने ऐसा किया। कुछ जम रहा है प्रणव, क्या बोल रहा हूँ? फिर है एक्सरसाइज 1 का 14। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अब 1 में कहां तक दे दिया था? 1 में भी काफी दे दिया है ना सर। अबे 1 में 14 बोल लो, ये तो पहले दिया होगा ना या बाद में दिया था? वन का 14 तेजस तो यार ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है ना। अच्छा, रेडियस ऑफ गायरेशन बाद में पढ़ा है, उसका है। ओके, हाँ गायरेशन वाला ठीक है। देखो ये इफ के बी द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस normal to its plane and at a distance d from its center, then plot the k versus d will be। देखो भाई, ये बोला गया है कि कोई हमने डिस्क ले लिया और हमने एक एक्सिस लिया। एक्सिस कहीं भी हो सकता है ना, वो बॉडी के अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से डी डिस्टेंस पर है। तो हमें उसके रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? ये एक्सिस यहां से भी जा सकता था, यहां से कहीं से भी जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्वेश्चन में अगर नहीं बताया है कि वो कहाँ से जा रहा है, अंदर से जा रहा है, बाहर से जा रहा है, इसका मतलब कहीं से भी जा रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है, तभी नहीं बताया गया। अब क्या मैं, मुझे को अगर कोई भी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए? रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का क्या तरीका होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम पहले क्या निकालेंगे? आई निकालेंगे। जिस एक्सिस के अबाउट हमें रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, उस एक्सिस के अबाउट हम आई निकालेंगे और फिर आई निकाल के बराबर कर देंगे एम के स्क्वायर के। है कि नहीं बच्चों? तो इससे के की वैल्यू आ जाएगी रूट आई बाई एम। सही बात है। तो हमें अभी इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, तो पहले हम इस एक्सिस के अबाउट आई निकालेंगे। इस एक्सिस के अबाउट आई कैसे निकाल सकते हैं? कोई कुछ बताना चाहेगा? इस एक्सिस के अबाउट आई कैसे निकाल सकते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमें आईसीएम पता है, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आई निकाल सकते हैं ना। हमें पता है कि आईसीएम की वैल्यू कितनी है, तो हम आई निकाल सकते हैं यहाँ से। हम बोल सकते हैं आई विल बी इक्वल टू आईसीएम। आईसीएम मतलब एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर, और ये बराबर कर देंगे हम लोग एम के स्क्वायर के। ठीक है, एम एम कट जाएगा। हमको क्या चाहिए? के का डी के साथ ग्राफ चाहिए। के का डी के साथ, के इक्वल टू, ऋग्वेद म्यूट कर लो बेटा। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर बाई 2 प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। समझ आ रहा है कुछ? ऐसा कुछ आ गया ना। हमें के और डी का ग्राफ चाहिए। के और डी का ग्राफ, क्या के और डी का ग्राफ बना सकते हैं हम लोग?
ग्राफ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग अब यहाँ पर, बच्चों ग्राफ बनाने के लिए क्या करें अब हम लोग यहाँ पर। देखो एक तो अभी अपने पास थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कम पड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट में मैथ में भी आपको हाइपरबोला और ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो वो सब पढ़ने के बाद आप इसका ग्राफ तुरंत बना लेते हैं। बट अभी अपने पास थोड़ा सा ज्ञान सीमित है, थोड़ा कम ज्ञान है अभी अपने पास। जब अपने पास कम ज्ञान है तो अपन क्या करेंगे, ग्राफ बाय कैलकुलस से सोच सकते हैं कि ये ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, अबव टेंजेंट होगा, बिलो टेंजेंट होगा। याद है बच्चों? एक चीज तो ये क्लियर है कि डी की वैल्यू बढ़ेगी तो के बढ़ेगा, है कि नहीं बच्चों? अगर डी की वैल्यू बढ़ेगी तो के बढ़ेगा, तो ये तो क्लियर है कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है ना, इंक्रीजिंग ग्राफ है। अब इंक्रीजिंग ग्राफ में अबव टेंजेंट है या बिलो टेंजेंट है, देखो चारों ग्राफ इंक्रीजिंग है, लेकिन कुछ बिलो टेंजेंट है, कुछ अबव टेंजेंट है, कोई कोई ऑन टेंजेंट है। समझो बच्चों? तो आप क्या कर सकते हो, इसको दो बार अगर हम डिफरेंशिएट करें, लेकिन दो बार डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। कोई और तरीका देखिए क्या हो सकता है इसमें। हाँ ज्यादा वही है कि वैल्यू देख लेते हैं यार, क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ तो है और दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, कुछ ऐसा अगर रिलेशन आता, कुछ ऐसा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना, दोनों साइड का पावर मैक्सिमम पावर 1 होता, तो आप ऐसे स्ट्रेट लाइन बोल पाते ना। तो सी और डी तो नहीं होंगे, ए या बी में से कोई होगा। तो ए और बी में से कोई होगा, तो आप देख लो यहाँ पे अगर मैं डी की वैल्यू के की वैल्यू, डी की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो के की वैल्यू कितनी मिलेगी, के की वैल्यू r/√2 मिलेगी ना। तो ऐसा देखो किस ग्राफ में हो रहा है, जहां पे डी 0 है, इधर हमारा के है, इधर डी है। इस पॉइंट पे क्या है, डी 0 है ना, तो इस पॉइंट पे के कितना होना चाहिए, r/√2, मतलब यहां से ग्राफ शुरू होना चाहिए। तो मतलब ऐसा वाला ग्राफ बनना चाहिए। तो समझ आ रहा है बच्चों? वैल्यू डाल के चेक कर लेते हैं फिर। अदरवाइज जो सही तरीका था कि हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करते और चेक करते कि वो अबव टेंजेंट है या बिलो टेंजेंट, बट वो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने वो नहीं किया, वैल्यू डाल दिया ना। समझ आया सभी को? और बताओ। 33। 33 देखो बच्चों, देखो आपको इसमें बोला गया कि कोई एक राइट ट्रायंगुलर प्लेट है एबीसी, जिसका ए बी बोला गया हॉरिजॉन्टल है, फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे ए पे एक एक्सिस है, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग लगाई गई है,
तो आपको बताना है रिएक्शन एट द, यहाँ हिंज का फोर्स बताना है बच्चों। यहाँ पे हिंज है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियर नहीं दिया हुआ है कि स्ट्रिंग कहाँ लगी है। स्ट्रिंग यहाँ पे लगी हुई है ना, बी पर। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेता हूँ। राइट ट्रायंगुलर प्लेट ए बी सी ऑफ मास एम इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो सकता है अबाउट अ फिक्स एक्सिस पासिंग थ्रू ए, और इससे एक स्ट्रिंग से इसको सपोर्ट दिया गया है। ये बी पे सपोर्ट दिया गया है, क्वेश्चन में चेंज कर लो थोड़ा ना। तो हमें यहाँ हिंज का फोर्स बताना है। क्वेश्चन समझ आया बच्चों सभी को? क्वेश्चन का ये डायग्राम है, ये एक्चुअल में इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, सही कर लो क्वेश्चन को। अभी ट्राई करोगे या बता दूं मैं अब? बच्चों क्वेश्चन अभी समझ आ गया होगा, आप ट्राई करना चाहोगे या मैं बता दूं? तेजस बोल रहा है बता ही देते हैं। ठीक है चलो फिर मैं बता देता हूँ। देखो आपको ये पता होगा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है ट्रायंगुलर प्लेट का? क्या आपको ये पता है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? h/3 फ्रॉम बेस ना। तो अगर मैं इसको बेस पकड़ूं तो इससे h/3 पर, अब h/3 पे कहीं पे भी होगा, इधर h/3 पर कहीं पे भी हो सकता है। मैं इसको बेस पकड़ रहा हूं तो मैं बोल सकता हूँ यहां से, अगर मैं इसको हाइट बोलूं और इसको बेस बोलूं, AC को बेस पकड़ रहा हूं तो AC से कहीं h/3 पर यहाँ पे कहीं मान लो उसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है बच्चों, सही है? अब देखो यहाँ पे एक फोर्स ऊपर को T लग रहा है, एक फोर्स ऊपर को T लग रहा होगा, एक यहाँ mg लग रहा होगा। तो ये हिंज का जो फोर्स है वो किधर लगना चाहिए? हिंज के फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, क्या उसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए? ये पूरी बॉडी रेस्ट पे है, एक केवल हिंज के फोर्स का अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा तो फिर इसको हॉरिजॉन्टल में चलना पड़ेगा ना। तो हिंज के फोर्स का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा ना, केवल वर्टिकल कंपोनेंट ही होगा फोर्स बैलेंस करने के लिए ना। तो आप बोल सकते हो हिंज के फोर्स का कुछ मान लो ऊपर को वर्टिकल फोर्स है F। हॉरिजॉन्टल अगर आप मानोगे तो वो F=ma में A 0 है तो हॉरिजॉन्टल 0 आ जाएगा। एक ही फोर्स है ना हॉरिजॉन्टल में, अगर आप मानोगे तो। वर्टिकल में अब आप फोर्स बैलेंस करोगे, वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करोगे तो क्या बोलोगे? ऊपर को F, ऊपर को T, और ये बराबर होगा mg के। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स। लेकिन क्या आपको T पता है? T तो पता है नहीं, अगर T पता होता तो इससे आ जाता। तो मतलब हमारा यहां से नहीं होगा। ये हमने क्या लगाया? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से काम नहीं बना, तो अब हमें क्या सोचना पड़ेगा कि ये यहाँ रुका हुआ है ना, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी लगा सकते हैं। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मैं अगर इस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाऊंगा तो टी की वैल्यू आएगी, मुझे एफ चाहिए तो मैं इस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाता हूँ। ठीक है, बी पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखूं, बी पॉइंट के अबाउट, तो बी, ठीक है बच्चों अब आवाज आ रही है?
तो देखो जब बी पॉइंट के अबाउट लाएंगे तो टेंशन का टॉर्क तो 0 होगा, mg का टॉर्क होगा और f का टॉर्क होगा। mg का टॉर्क इसको किधर घुमाएगा, अगर मैं बी पॉइंट पे सोचूं ये यहाँ हिंज है और mg उसे घुमा रहा है, तो mg का टॉर्क किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, बी पॉइंट के अबाउट। यहाँ mg लग रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ना, mg लगेगा। और बी के अबाउट जब टॉर्क निकाल रहे हो तो आपको सोचना है कि जैसे बी पे बॉडी हिंज है और ये उसको घुमा रहा है mg लग के, तो ऐसे घुमाना चाहेगा ना। भले ही वो घुमा पाए या नहीं चाहे वो अलग बात है, बट चाहेगा कैसे करना वो ऐसे। और इस एफ का टॉर्क इधर घुमाना चाहेगा, हिंज के फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, हिंज के फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, ऐसे फोर्स लगेगा ना तो ऐसे घुमाना चाहेगा वो। तो हिंज का फोर्स उसको ऐसे घुमाना चाहेगा, और ये घूम तो रहा नहीं है। पॉइंट बी के अबाउट अगर आप देखो तो क्या बॉडी घूम रही है, पॉइंट बी के अबाउट बच्चों क्या बॉडी घूम रही है, नहीं घूम रही है ना। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि हिंज के फोर्स का टॉर्क और mg के फोर्स का टॉर्क आपस में मैग्नीट्यूड वाइज क्या होने चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए ना। तो हम बोल सकते हैं कि टॉर्क ऑफ कैपिटल एफ बराबर होना चाहिए टॉर्क ऑफ mg। कैपिटल एफ का टॉर्क बताओ, हिंज के फोर्स का टॉर्क बताओ इस पॉइंट के अबाउट, फोर्स ये है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताना है। एफ की वैल्यू कितनी आएगी टॉर्क की, एफ इंटू एच, वेरी गुड, एफ इंटू एच। mg का टॉर्क बताओ इस पॉइंट के अबाउट, mg का टॉर्क, इधर से h/3 है तो इधर से डिस्टेंस कितनी होगी परपेंडिकुलर वाली, mg वाली लाइन एक्सटेंड करोगे परपेंडिकुलर डालोगे तो 2h/3। एच कट गया तो इससे हमें क्या मिल रहा है, हिंज का फोर्स आ गया 2mg/3। अगर क्वेश्चन में टेंशन भी पूछा होता तो आप ये वाली वैल्यू इधर डाल देते तो टेंशन भी। बच्चों अभी सही है सब, आवाज आ रही है, एक कॉल आ जा रहा है यार, इस चक्कर में डिस्टर्ब। बच्चों समझ आया यहाँ तक, ठीक है। 33 क्लियर है ना, अगला बताओ कौन सा डाउट है। 37 सिद्धि बोल रही है कि एक को प्लस में लिखना चाहिए था और इसको माइनस में लिखना चाहिए था, क्या बोलते हो बच्चों। सिद्धि बोल रही है कि एक तो प्लस होगा एक माइनस होगा ना। तो अब हम लोग थोड़ा, वही यार तेजस मैं भी सोचा था कि गलत लिख दिया मैंने, अकॉर्डिंग टू सिद्धि लॉ ये सब गलत हो गया है ये सब।
सिद्धि लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं हो पा रहा है। सिद्धि ये बता, एक बॉडी पे इधर एक फोर्स लग रहा है F और एक बॉडी पे इधर एक फोर्स लग रहा है F, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? एक तो अगर मैं बोलूं कि भाई नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स निकालो, तो मैं क्या बोलूंगा? इधर को प्लस ले लेता हूँ, उधर को माइनस, इधर को प्लस। सिद्धू को वो समझा नहीं है, लेकिन अब बेइज्जती ना हो इसलिए पहले ही बोल दिया, समझ गया सर अब जाने दो। ऐसे मत करो सिद्धि यार, थोड़ी बेइज्जती हो जाए तो चलता है, बट बिना समझे हाँ नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, अब पूछा है डाउट तो मैं समझा के ही रहूंगा। तो नेट फोर्स अगर हमें निकालने को बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे? इसको मैं प्लस में बोलूंगा, प्लस F, और दूसरे को माइनस में, और बराबर 0। तो इससे क्या आएगा? आएगा कि नहीं F इक्वल टू F, है कि नहीं? सिद्धि ये बात समझ आई? नेट फोर्स 0 था तो इसलिए F इक्वल टू F आया। अब इसी चीज को मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कई बार, इसी चीज को बस मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, और ये चल नहीं रहा है, नेट फोर्स 0 है। तो कब होगा ऐसा? जब ये और ये क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो मैं डायरेक्ट जब उनको बोलूंगा कि फोर्स 0 हो रहा है, ये कब होगा? जब दोनों इक्वल होंगे। मैंने डायरेक्ट ये स्टेप लिख दिया, समझो? या तो मैं नेट निकालू, 0 करूं, तब ऐसे आएगा, या डायरेक्ट लिख दूं कि भाई दोनों का मिला के सम 0 है, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, तभी ऐसा होगा ना। वही सेम काम टॉर्क के लिए किया है ना। बॉडी पर एक टॉर्क ऐसे लग रहा है, एक टॉर्क ऐसे लग रहा है, और नेट टॉर्क कितना है यहाँ पर? 0। एक को प्लस लिख दो, मान लो इस वाले को प्लस लिख रहे हैं, तो हम बोलेंगे टॉर्क ड्यू टू mg प्लस में है और टॉर्क ड्यू टू F माइनस में है। तो नेट टॉर्क 0 है, तो इसका मतलब हुआ वो टॉर्क इक्वल ऑफ mg बराबर टॉर्क ऑफ F। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू डाल दो। समझ रहे हो ना? अब इतना बार बार 0 करके ऐसे करने की जगह, जब पता है नेट 0 हो कब होगा? जब दोनों इक्वल होंगे, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। समझ आया? प्लस माइनस कब लिखते हैं? जब हम नेट निकाल रहे होते हैं। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहे हैं तो वहां प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। और किसी को कोई दिक्कत परेशानी है सिद्धि टाइप? आगे चलें फिर हम लोग। अगला कौन सा करना था? अगला कौन सा है बच्चों? 37। 37 में देखो क्या है? Two men support a uniform horizontal rod at its two ends. If one of them suddenly let go, the force exerted by the rod on the other man just after this moment will be. देखो बच्चों क्या है? एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, उसको दो लोग दो एंड पे पकड़ के उठा रखे हैं ना, ऐसे दो लोगों ने उठा रखा है। ठीक है बच्चों? mg नीचे लग रहा होगा, यहाँ पर mg ऐसे नीचे लग रहा होगा, ये आदमी यहाँ पे कुछ ऊपर को, ये देखो स्वीट लेमन कोई आ गया। लोगों को बहुत फालतू टाइम है यार। ठंडी में भी लोग लेमन नाम लिख के घूम रहे हैं यार, इनको ठंड भी नहीं लग रही है। तो देखो भाई, ये क्या चल रहा था हमारा कि यहाँ पर नीचे को mg लग रहा है। स्वीट लेमन को हटा दूं क्या? अबे स्वीट लेमन, तुम सच में फालतूगिरी करने आए हो तो हटा देता हूँ तुम्हें।
या गलती से हो गया? स्वीट लेमन जल्दी बताओ, मैं हटाने जा रहा हूँ, फिर वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगा। गलती से हुआ है या नहीं बताओगे तो मैं हटा रहा हूँ यार, अब क्या करूँ, तुम नहीं बोल रहे हो। हाँ यार, कई लोग कई बार क्या है, कुछ भी रखे रहते हैं उसी से ज्वाइन कर लेते हैं, तो सबकी भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है फिर। तो देखो यहाँ नीचे को एमजी लग रहा था। हाँ हटा दिया था हमने। नीचे एमजी लग रहा है, ऊपर F1 और इधर ऊपर F2 लग रहा है। अब ये बार बार दिक्कत करेगा थोड़ी देर मेरे को। चलो देखो ये, हाँ सार्थक, जरूरत होगी तब कर दूंगा ना। अभी तो ऑनलाइन क्लास में पीएचडी कर रखी है मैंने, इतनी जल्दी कोई परेशान नहीं कर पाएगा मुझे। देखो यहाँ पे देखो क्या है, नीचे एमजी लग रहा है, ऊपर को F1 लग रहा है और इधर ऊपर को F2 लग रहा है। और ये दोनों सिमेट्रिकल है ना, दोनों एक एंड पर है, तो दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए? दोनों अगर एंड पे हैं, स्वीट लेमन लग रहा है पहले से 2-3 नाम से ज्वाइन कर रखा है। नेक्स्ट मंडे से होने वाला है श्रेयस। शिंदे का तब फोन आ गया होगा, वेदांत इसलिए सुन नहीं पाया होगा ये। तो देखो यहाँ पर ऊपर को F1 लग रहा है, इधर ऊपर को F2 लग रहा है, और ये बराबर है mg के। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों एंड पे लग रहा है ना, तो सिमेट्री से बोल सकते हो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अभी फोर्स कितना है, ये भी F लगा रहा है, ये भी F लगा रहा है। अब ये आयुष वैद्य के नाम से आ रहा है, फिर से ये स्वीट लेमन लग रहा है। आयुष वैद्य है कि नहीं तू क्लास में? आयुष यार तू ही है या फिर से ये स्वीट लेमन आया हुआ है? जल्दी रिप्लाई कर। आयुष वैद्य तू ही है? ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 2F बराबर है mg के, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg/2। सही बात है।
जब दोनों ने होल्ड कर रखा है तो ये F बराबर mg/2 होगा, ये सही है। अब जैसे ही एक आदमी हट जाएगा, जैसे ही एक आदमी हट जाएगा, अब क्या होगा? एक आदमी हट गया, अब एक आदमी ने पकड़ रखा है, तो अब ये क्या होगा? क्या ऐसे रुका रहेगा? एक आदमी के हटते ही क्या होगा? अब mg ऐसे लग रहा होगा, ये नीचे को जाना चाहेगा ना, तो मान लो इस पॉइंट के अबाउट वो ऐसे घूम जाएगा ना, ये आदमी ने यहाँ पकड़ रखा है, उसके इस पॉइंट के अबाउट वो ऐसे घूम जाएगा ना। तो यहाँ पे अब मान लो नया फोर्स कुछ F डैश लग रहा है, आदमी अब F डैश फोर्स लगा रहा है। तो अगर मैं एंड के अबाउट टॉर्क निकालू, इस एंड के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालू तो टॉर्क कितना बोलूंगा? F डैश का तो टॉर्क 0 होगा ना, एंड के अबाउट देख रहा हूं ना। समझो बच्चों, mg के वजह से क्या होगा? वो ऐसे घूमेगा, तो टॉर्क कितना आ जाएगा? mg इंटू L/2। और ये टॉर्क बराबर हो जाएगा I इंटू एल्फा। I कितना बोलूंगा एंड के अबाउट है तो? एंड के अबाउट I कितना रहता था बच्चों? तो इससे अब हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, ये L सेम है ना, दोनों जगह L ही है। अल्फा की वैल्यू मिलके इससे हमें 3g/2L। अब अगर हमें अल्फा मिल गया तो क्या हम सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन लिख सकते हैं? इस पॉइंट के अबाउट अभी क्या होगा? हर पॉइंट ऐसे घूम रहे हैं ना, इस पॉइंट के अबाउट अगर आप देखोगे तो हर पॉइंट अपनी जगह घूम रहा है ना, है कि नहीं बच्चों? तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास भी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है ना, तो उसका एक्सीलरेशन कितना बोलोगे? और अभी शुरू में ये घूमना स्टार्ट हुआ है, अभी शुरू में ओमेगा कितना हो रखा है? जैसे ही आदमी ने छोड़ा, ओमेगा कितना है शुरू में? जैसे ही आदमी ने छोड़ा, ओमेगा कितना है बच्चों? 0। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे अब चलने जा रहा है, सर्कुलर मोशन की वजह से एक्सीलरेशन होते हैं। सर्कुलर मोशन की वजह से कौन कौन से एक्सीलरेशन होते हैं? AC और AT ना। AC किस पे डिपेंड करता है? ओमेगा पर, लेकिन शुरू में ओमेगा तो है ही नहीं है। और AT किस पे डिपेंड करता है? तो यहाँ पे कौन सा हो पाएगा बच्चों? अभी शुरू में सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कौन सा होगा? AT वाला। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है AT वाला। AT की वैल्यू कैसे निकालोगे? R इंटू एल्फा। R कितना लोगे? R कितना है सेंटर ऑफ मास के लिए? L/2। अल्फा कितना है? तो ये आ जाएगा 3g/4। सही बात है। अब देखो हमें पता चल गया है कि हमारा एक रॉड है, उस पे नीचे को mg लग रहा है, यहाँ पे F डैश लग रहा है, और सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है 3g/4। तो क्या अब हम लोग F डैश निकाल सकते हैं? यहाँ पे mg लग रहा है, इधर F डैश लग रहा है, और A हमें पता है। तो क्या हम लोग अब F डैश निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बच्चों? हाँ, F इक्वल टू ma लगा करके, नेट फोर्स बराबर m इंटू ए। और नेट फोर्स कितना बोलेंगे? अगर सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है तो mg बड़ा है या F डैश बड़ा है?
नीचे जा रहा है तो mg बड़ा है ना, तो हम बोलेंगे नेट फोर्स होगा mg माइनस एफ डैश बराबर m इंटू ए कितना बोलेंगे 3g/4, तो एफ डैश आ जाएगा mg/4। सही बात है बच्चों। तो देख लो जैसे एक आदमी हटा दूसरे वाले साइड में फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है mg/4, और पहले कितना लगाना पड़ रहा था, पहले आदमी कितने लगा रहे थे दोनों mg/2। तो फोर्स क्या हो रहा है, इसके हटते ही इधर का फोर्स बढ़ गया या कम हो गया, कम हो गया ना। समझ आया सभी को, समझ आया ना। नहीं सार्थक, आपको ऐसे सोचना नहीं है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें क्या होगा, आप थोड़ा गेस ही करोगे। बिना सॉल्व किए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इसको ऐसे बोलना। मतलब बोलने को तो देखो बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें सोचने का पॉइंट आता है, इतना भी सोचने जाएंगे तो कंफ्यूजन पड़ेगी। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट सॉल्व करके करो, थोड़ा रोटेशन करते करते एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट भी बोल पाओगे। नेक्स्ट बताओ। 40। 40 में देखो क्या है, a uniform disk of mass m and radius r rotates along an axis passing to its center of mass and normal to its plane. An unstretchable rope is wound on the disk. Tangential acceleration of point P on the periphery of the disk when the uniform force F is applied on the rope. देखो यहाँ पे ये बोला गया है, एक हमने ऐसे डिस्क ले लिया है, वो सेंटर पे हिंज है ना, सेंटर पे वो हिंज है ना, सेंटर के बाद वो घूम सकता है, और इस पे हमने थ्रेड रैप कर रखा है, इस पे थ्रेड रैप है, और वो फिर ऐसे उसको हम कांस्टेंट फोर्स से खींच रहे हैं। तो इस पे एक पॉइंट पी दिया गया है, तो उस पॉइंट पी का हमें बोला गया है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एटी निकालना है बच्चों, एटी निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, अल्फा चाहिए होगा ना, एटी के लिए हमें आर अल्फा लगाना होता है, तो अल्फा चाहिए। अल्फा हम कैसे निकालें, इस डिस्क पे अगर हम देखेंगे तो डिस्क का वेट सेंटर पे लग रहा होगा, यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है, तो टॉर्क किसके वजह से आ पाएगा, क्या एमजी की वजह से कोई टॉर्क आ पाएगा, सेंटर पे वो हिंज है ना, इस एफ की वजह से ही टॉर्क आ पाएगा ना। तो हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा करके इसका अल्फा निकाल देंगे, सेंटर के अबाउट हम लोग टॉर्क देख रहे हैं ना, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा।
टॉर्क कितना बोलोगे बच्चों? एफ फोर्स ऐसे लग रहा है टेंजेंट के लॉन्ग ऐसे, तो फोर्स की हमेशा सेंटर से डिस्टेंस कितनी आएगी? आर आएगी। आई कितना बोलोगे बच्चों? यहाँ डिस्क है, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ एक्सिस है, आई कितना बोलोगे डिस्क के लिए? आई बताओ बच्चों। mr² 2 इंटू अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा इससे, अल्फा आ जाएगा तो एटी आ जाएगा, एटी इक्वल टू आर अल्फा लगा दोगे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, यहीं तक दिया था ना, अब आगे चलें, आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं। हम्म, देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने रोलिंग मोशन स्टार्ट किया था। रोलिंग मोशन में देखो हमने क्या समझा था कि हमें वहां पे तीन इक्वेशन लिखनी होती है। पहली ट्रांसलेशनल इक्वेशन, दूसरी रोटेशनल इक्वेशन, और तीसरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। पॉइंट ऑफ इक्वेशन एक से ज्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। समझो बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन एक से ज्यादा भी हो सकती है ना। फिर इस पे हमने कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस की थी, तो अभी इस पे कुछ और भी प्रॉब्लम करने हैं हमें, तो वो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो सपोज हमने एक डिस्क लिया है और उस पर थ्रेड रैप कर दिया है ना, थ्रेड रैप किया है और इसको ऊपर सीलिंग से कनेक्ट कर दिया, और अब इसको अगर हम डिस्क को छोड़ दें तो ये क्या होगा? अनरैप होगा और नीचे गिरेगा ना। डिस्क का मास मान लो m है, तो हमें बताना है अब ये नीचे को कितने एक्सीलरेशन से जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको? बच्चों क्वेश्चन क्लियर है? एक डिस्क लिया है, उसमें थ्रेड रैप किया है और थ्रेड को ऊपर सीलिंग पे कनेक्ट कर दिया है ना, और फिर इसको हम छोड़ रहे हैं। चरखी समझ तो, चरखी मान लो, पतंग उड़ाने वाला चरखी होता है ना, चरखी का में थ्रेड रैप रहता है ना, मांझा रैप, और मांझे को आपने ऊपर यहाँ पे पकड़ लिया है और चरखी को छोड़ दिया, तो चरखी नीचे गिरेगी ना। तो चरखी जब नीचे गिरेगी तो कितने एक्सीलरेशन से गिर रही है निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप इसको डिस्क मान लेना ना, रेडियस आर ले लो। ट्राई करो बच्चों।
अबे जी से कैसे गिरेगा करंट यार, अगर वो फ्री फॉल करता, थ्रेड नहीं होती तब ना जी से गिरता, थ्रेड है तो जी से थोड़ी गिरेगी। 2G/3। चलो अब चेक करते हैं। यहाँ पे देखो फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे बच्चों, इस पे नीचे को mg लग रहा होगा ना, और यहाँ स्ट्रिंग का टेंशन T लग रहा होगा। एक तो नीचे mg लग रहा होगा और दूसरा स्ट्रिंग का टेंशन T लग रहा होगा। नीचे mg और ऊपर को T, और इन दोनों फोर्सेस की वजह से होगा क्या, इन दो फोर्सेस की वजह से क्या होगा, डिस्क जो होगा वो नीचे को गिर रहा होगा ए से, और ऐसे घूम भी रहा होगा ना, ये घूमेगा या नहीं घूमेगा, क्या सीधे गिरेगा या ऐसे अनरैप हो रहा होगा ना, अनरैप हो रहा होगा तो यहाँ पे ऐसे घूमता जा रहा होगा ना नीचे गिर जाने में। सब लोग इमेजिन कर पा रहे हो, mg यहाँ लग रहा है, टेंशन यहाँ लग रहा है ना, तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन हम लिख देंगे, अब प्रणव ने पहले ही लिख दिया है। ट्रांसलेशनल इक्वेशन हो जाएगी mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए। रोटेशनल इक्वेशन बताओ बच्चों यहाँ क्या होगी, रोटेशनल इक्वेशन बताओ, टी इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। वेरी गुड ना। रोटेशनल इक्वेशन में क्या होगा, टेंशन का टॉर्क लिखोगे ना, टेंशन यहाँ लग रहा है, ये डिस्टेंस आर है, तो टी इंटू आर बराबर आई इंटू एल्फा ना। आई कितना लोगे, डिस्क है ना, और वो अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है, और एक्सिस क्या है इसके, प्लेन के परपेंडिकुलर। आई कितना ले लेंगे, mr²/2। तो ये हमने रोटेशनल इक्वेशन लिख ली। फिर अब नेक्स्ट हमें देखना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या लिखोगे बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन बताओ। ए इक्वल टू आर अल्फा। हाँ, देखो यहाँ पे जो थ्रेड के पॉइंट है, क्या ये थ्रेड वाले पॉइंट चल रहे हैं, थ्रेड तो रुका हुआ है ना, जो भी थ्रेड है वो सब रुका हुआ है ना अपनी जगह, बस नई थ्रेड खुल के आती जा रही है ना। तो अगर हम यहाँ पे सोचें तो ये ए से नीचे जा रहा है, अल्फा से घूम रहा है, तो ये पॉइंट का क्या हो रहा होगा, यहाँ पे थ्रेड का पॉइंट है और इसका पॉइंट है, ये ए से नीचे जाना चाहेगा, आर अल्फा से ऊपर जाना चाहेगा ना, तो नेट इस पॉइंट का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्क के पॉइंट का एक्सीलरेशन ए माइनस आर अल्फा, और वो बराबर होना चाहिए थ्रेड का, थ्रेड का कितना है 0, तो मतलब इससे आ जाएगा ए इक्वल टू आर अल्फा। समझ आया सभी को। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन हो गई ए इक्वल टू आर अल्फा। कितने अननोन थे इस बार, ए अल्फा टी, कितनी इक्वेशन लिख चुके हैं हम लोग, 3। तो ये सॉल्व हो जाएगा। क्या आपको कैलकुलेशन की उम्मीद करनी चाहिए, बच्चों क्या आपको कैलकुलेशन की उम्मीद करनी चाहिए। यार थोड़ा लग रहा है लैग हो रहा है, दिख नहीं रहा है सही से। सार्थक ने का दिखा अभी चैट, तो जैसा कि सार्थक ने बताया कि नहीं उम्मीद करनी चाहिए, तो हम लोग आगे चलते हैं अब। यार ये चैट बीच बीच में सही से दिख नहीं रहा है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है बच्चों, कुछ ग्लिच हो जा रहा है ये यार सॉफ्टवेयर में लग रहा है यहाँ। तो अब हम लोग
नहीं नहीं, पढ़ाने में तो सही चल रहा है, बोर्ड इस पे लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, कभी कभी चैट में ही ग्लिच आ रहा है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और अब बच्चों हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों देखो यहाँ पर IAR हमें अभी स्टार्ट करना है, बट टाइम थोड़ा सा कम है, तो उसकी जगह हम लोग थोड़ा सा अब आज ये समझ लेते हैं कैसे हम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पता करेंगे बिना सॉल्व किए ना। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने ये देखा था ना कि अगर हम कोई बॉडी ले रहे हैं, उसके सेंटर पे हमने फोर्स लगाया था तो फ्रिक्शन पीछे आया था, फिर अगर हमने बॉडी के ऊपर वाले पॉइंट पे फोर्स लगाया था तो फ्रिक्शन आगे आया था। याद है बच्चों? तो देखो, अगर हमें पूरा फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड वगैरह बताना है तो हम पूरा सॉल्व करते हैं। कई बार क्वेश्चन में केवल आपको बोला जाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन बताइए। केवल फ्रिक्शन फोर्स का अगर हमें डायरेक्शन निकालना है तो उसके लिए हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं ना। तो देखो डायरेक्ट हम कैसे बता सकते हैं। तो हम लोग देखो यहाँ पे मान लेते हैं कोई हमारे पास बॉडी है, वो बॉडी डिस्क हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, रिंग हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकती है ना, और वो कोई सरफेस पे है, सरफेस पे रखा हुआ है। समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऊपर दिखाया है, गैप दिखाया है कि पॉइंट में लेके अच्छे से समझा सकूं ना। ये इस पे रखा है ना, ग्राउंड पे रखा है, हवा में नहीं है, ध्यान रखना। अब मान लो मैं सेंटर से h हाइट पर एक फोर्स लगाता हूँ, सेंटर से h हाइट पे h, जैसे इस सिचुएशन में h कितना है, यहाँ पे h की वैल्यू 0 बोलोगे, इस सिचुएशन में h की वैल्यू कितनी है, कुछ r है। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन में ये h की वैल्यू अलग अलग होगी ना। तो अभी हम h के टर्म में अपना फाइनल रिजल्ट बनाएंगे, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से h की वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखो हमें क्या देखना है कि जब ये कैपिटल F फोर्स लगेगा तो इस फोर्स की वजह से ये जो बॉडी है इसका नीचे वाला पॉइंट किधर जा रहा है। अगर नीचे वाला पॉइंट आगे गया तो फ्रिक्शन ग्राउंड उस पर पीछे लगाएगा, अगर ये वाला पॉइंट पीछे गया तो ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन आगे लगाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? जब आप कैपिटल एफ लगाओगे तो कैपिटल एफ की वजह से आप देखोगे कि ये पूरी बॉडी का नीचे वाला पॉइंट किधर जाना चाह रहा है। हो सकता है वो पीछे जाना चाह रहा हो सकता है वो आगे जाना चाह रहा हो। तो ग्राउंड क्या करेगा, वो देखेगा कि भाई मेरे ऊपर वाला पॉइंट किधर चल रहा है, जिधर वो जाता देखेगा उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगा देगा। अब आपको एक चीज ये लग रही होगी यार कि फोर्स आगे लगा रहा हूं तो ये पॉइंट पीछे जा सकता है क्या? फोर्स अगर मैं आगे लगा रहा हूं तो क्या ये पॉइंट पीछे भी जा सकता है? बताओ बच्चों, क्या जा सकता है पीछे भी ये पॉइंट? जब आप फोर्स आगे को लगा रहे हो तो ये पॉइंट यहाँ पे जब आपने फोर्स सेंटर पे अगर नहीं लगाया
अगर आपने फोर्स सेंटर पे नहीं लगाया, हाइट पे लगाया, तो ये फोर्स का क्या क्या इफेक्ट आएगा? क्या केवल ट्रांसलेशनल इफेक्ट आएगा या ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों इफेक्ट आएगा? अगर हमने फोर्स को सेंटर से हाइट पे लगाया है तो ये दोनों इफेक्ट लाएगा ना, ट्रांसलेट भी कराएगा और इसको रोटेट भी कराएगा। समझो, ये यहाँ पे क्या करेगा, इसको आगे भी ले जाना चाहेगा और रोटेट भी कराना चाहेगा। अभी देखो, मैंने जो ये अल्फा लिखा है ये फाइनल अल्फा नहीं है, ये अभी केवल कैपिटल एफ की वजह से कितना अल्फा आएगा वो लिखा है ना। फाइनल अल्फा जब फ्रिक्शन भी लग जाएगा तो आता है, तो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस टाइम फाइनल अल्फा लिखते हैं। अभी हम लोग केवल कैपिटल एफ का इफेक्ट देख रहे हैं। तो कैपिटल एफ की वजह से ये आगे को कितने एक्सेलरेशन से ट्रांसलेट करना चाहेगा? केवल कैपिटल एफ की वजह से। फोर्स अपॉन मास, इतने एक्सेलरेशन से आगे जाना चाहेगा ना। अभी हम बस ये देख रहे हैं कि कैपिटल एफ का क्या इफेक्ट है, नेट इफेक्ट नहीं देख रहे हैं। नेट इफेक्ट जब देखेंगे तो इसका और फ्रिक्शन का नेट हमें देखना रहता है ना। फाइनली तो वो दोनों की वजह से चलता है ना। बच्चों समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अभी हम केवल कैपिटल एफ का इफेक्ट देख रहे हैं कि वो बॉडी के नीचे वाले पॉइंट को किधर ले जाना चाह रहा है, तो उस हिसाब से फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालते हैं। तो कैपिटल एफ क्या करेगा, इसको आगे ले जाना चाहेगा कितने एक्सेलरेशन से, फोर्स अपॉन मास। साथ में रोटेट भी करना चाहेगा, रोटेट करेगा तो टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क बताओ बच्चों, कैपिटल एफ का टॉर्क कितना है सेंटर के अबाउट? एफ इंटू एच। और टॉर्क बराबर किसके होगा? टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा लिख देंगे, तो इससे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एफ एच अपॉन में आई। सही बात है। अब देखो यहाँ पर अगर ये ट्रांसलेट करेगा तो ये नीचे वाला पॉइंट भी क्या ट्रांसलेट करना चाहेगा? अगर बॉडी का सेंटर आगे ट्रांसलेट कर रहा है तो क्या पूरी बॉडी आगे ट्रांसलेट करना चाहेगी? हाँ, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी आगे को जाना चाहेगा ए एक्सीलरेशन से। फिर अगर ये कैपिटल एफ इसको ऐसे अल्फा से घुमा रहा है, देखो अगर ये अल्फा से ऐसे घुमा रहा है तो नीचे वाला पॉइंट क्या रोटेट करने की वजह से पीछे जाना चाहेगा? अल्फा से अगर घूमेगा तो रोटेशन की वजह से पीछे जाना चाहेगा। कितने एक्सेलरेशन से पीछे जाना चाहेगा? सही बात है, आर अल्फा से पीछे जाना चाहेगा। तो फाइनली ये जो पॉइंट होगा वो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, वो कैसे डिसाइड होगा? ये एक तो ए से आगे भी जाना चाह रहा है, आर अल्फा से पीछे भी जाना चाह रहा है, तो वो किधर जाएगा फाइनली, वो किससे डिसाइड होगा? आर अल्फा कैसे? श्रावणी, अगर ऐसी ये बॉडी घूमेगी तो घूमने की वजह से आर अल्फा एक्सीलरेशन आता है ना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये अगर ऐसे सर्कुल रोटेशनल मोशन कर, ठीक है बच्चों ना, ये ए से आगे जाना चाह रहा है, आर अल्फा से पीछे जाना चाह रहा है। तो अब इनमें से कौन सा बड़ा है वो डिसाइड करेगा कि वो किधर जाएगा। तो अब यहाँ पे तीन केसेस बनेंगे। एक केस, अगर ए इज ग्रेटर देन आर अल्फा, अगर ए इज ग्रेटर देन आर अल्फा तो ये पॉइंट किधर जाएगा, नीचे वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट किधर जाना चाहेगा, आगे को। अगर ये आगे को जाना चाहेगा तो ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन किधर को लगाएगा? फिर ग्राउंड को पूरी बॉडी से मतलब नहीं है ना, ग्राउंड को क्या पूरी बॉडी से मतलब है?
नहीं, ग्राउंड को केवल उसके कांटेक्ट वाला जो पॉइंट है उससे मतलब है कि वो किधर जा रहा है। इसके कांटेक्ट वाला पॉइंट आगे जाना चाह रहा है तो ग्राउंड क्या करेगा कि भाई भाई आगे नहीं जाने दूंगा, फ्रिक्शन है मेरे पास, मैं रोक दूंगा, और पीछे को फ्रिक्शन लगा देगा। सही बात है। तो जब ए इज ग्रेटर देन आर अल्फा, उस टाइम पे क्या है, कैपिटल एफ और फ्रिक्शन दोनों अपोजिट में लगेंगे ना। ए की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ए कितना आया है, ए ऊपर देखो हमने निकाला है ना एफ बाई एम। अल्फा की वैल्यू कितनी डाल दोगे, ऊपर निकाला है ना, देखो यहाँ पर ये अल्फा निकाला है, ये ए निकाला है। एफ एफ दोनों साइड से कट जाएगा, तो इससे हमारा आ जाएगा तो हमारा हाइट आया आई अपॉन एम आर से कम। अगर फोर्स लगाने वाला जो पॉइंट है उसकी हाइट आई अपॉन एम आर से कम आ रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है, जिधर कैपिटल एफ है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन है। ठीक है बच्चों, ये सब एक साथ पीडीएफ से नोट कर लेना ना। अब दूसरा केस देखो, अगर हमारा दूसरा केस, अगर ए छोटा है और आर अल्फा बड़ा है, ए लेस देन आर अल्फा, तो नेट ये पॉइंट क्या होगा, फिर नेट ये पॉइंट पीछे जाना चाहेगा ना, ये पॉइंट पीछे को जाना चाहेगा आर अल्फा माइनस ए से। तो ग्राउंड क्या सोचेगा कि भाई मेरे कांटेक्ट वाला पॉइंट पीछे जाना चाह रहा है, रोको इसको, रोकने के लिए वो क्या करेगा, आगे को फ्रिक्शन लगाएगा। और अभी कैपिटल एफ भी किधर लग रहा था, फोर्स भी आगे को ही लग रहा है ना, तो यहाँ पे फोर्स और फ्रिक्शन एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो ये कब हो रहा है, जब ए लेस देन आर अल्फा है। ए की वैल्यू डाल दोगे एफ बाई एम, अल्फा की वैल्यू डाल दोगे एफ एच बाई आई, तो इससे आ जाएगा एच ग्रेटर देन, सही बात है। हाइट जब आई अपॉन एम आर से ज्यादा आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है, कम आ रहा है जब आई अपॉन एम आर से तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। और एक तीसरा केस, अगर ए इक्वल टू आर अल्फा हो जाए, अगर ए इक्वल टू आर अल्फा हो जाएगा बच्चों, तो ये पॉइंट किधर को जाना चाहेगा, अगर ए और आर अल्फा इक्वल हो जाएंगे तो ना तो ये आगे जाना चाहेगा नहीं पीछे जाना चाहेगा ना। तो ग्राउंड के लिए तो ये रेस्ट पे हुआ ना, ग्राउंड के लिए अगर रेस्ट पे है तो फिर यहाँ पर हम फ्रिक्शन कितना बोलेंगे, क्या फ्रिक्शन लगेगा, तो वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा ना। फिर से आप ऐसे इनकी वैल्यू डालो, ए इक्वल टू आर अल्फा में ए की वैल्यू डालो, अल्फा की वैल्यू डालो, तो आप सॉल्व करोगे तो इस बार आ जाएगा आई अपॉन में एम आर इक्वल टू एच। तो इससे देखो हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें समझ आ रहा है कि भाई इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो बस आप क्या कर लो, बस आप हाइट को चेक करो, हाइट को चेक करो किसके साथ, आई अपॉन में एम आर के साथ। अगर हाइट आई अपॉन एम आर से कम है, अगर फोर्स नीचे रहेगा, फोर्स लगने की हाइट अगर कम है तो वो रोटेशनल इफेक्ट ज्यादा क्रिएट, सॉरी ट्रांसलेशनल इफेक्ट ज्यादा क्रिएट करेगा ना। जितना फोर्स सेंटर के पास आएगा उतना वो ट्रांसलेट ज्यादा कराएगा, रोटेट कम कराएगा। हाइट अगर कम होगी तो वो ट्रांसलेट ज्यादा कराएगा ना, तो वहां पे क्या होता है, जिधर कैपिटल एफ होगा उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा। अगर एच ग्रेटर देन आई अपॉन एम आर है तो वहां पे कैपिटल एफ और फ्रिक्शन एक ही डायरेक्शन में होंगे। और अगर एच इक्वल टू आई अपॉन एम आर है तो वहां पे कैपिटल एफ जिधर भी हो फ्रिक्शन जीरो होगा। समझ आ रहा है बच्चों। आगे से अगर हमें केवल फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस ये याद रखेंगे कि हाइट देखनी है और आई अपॉन एम आर से उसको चेक करना है। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ये सब पीडीएफ से नोट कर लेना ना। मान लो हमारे पास
एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, वो ग्राउंड पे रखा हुआ है और हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हमने उस पे कैपिटल F फोर्स लगाया तो हमें बताना है फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। आपको क्या चेक करना रहेगा, आप देखोगे हाइट कितनी है और आई अपॉन एम आर कितना है, और दोनों को कंपेयर करोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एच की वैल्यू बच्चों यहाँ कितनी है, एच कितना है बच्चों यहाँ पर, आर है। आई अपॉन में एम आर में आई की वैल्यू कितनी डालोगे, सॉलिड सिलेंडर है ना, सॉलिड सिलेंडर को किसका कलेक्शन मानते हैं, सॉलिड सिलेंडर बच्चों किसका कलेक्शन होता है, डिस्क का कलेक्शन है ना, तो डिस्क वाला फॉर्मूला लगा दोगे। तो आई अपॉन एम आर की वैल्यू आई R/2। अब देखो यहाँ पे क्या है आ रहा है, कौन सा बड़ा आ रहा है, एच बड़ा आ रहा है या आई अपॉन एम आर बड़ा आ रहा है, एच बड़ा आ रहा है ना। यहाँ कौन सा केस बना, एच इज ग्रेटर देन आई अपॉन एम आर वाला केस बना। अगर हाइट बढ़ती है, अगर हाइट बढ़ेगी तो फोर्स में रोटेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है ना, जितना सेंटर से दूर जाएगा उतना ज्यादा रोटेट कराएगा, और रोटेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो ये पॉइंट पीछे जाता है ना, रोटेशन की वजह से वो पॉइंट पीछे जाना चाहता है। तो जहां पे भी हाइट ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा, फोर्स अगर आगे है तो फ्रिक्शन भी आगे ही आएगा। समझ आ रहा है बच्चों में क्या समझा रहा हूँ। एक और आप खुद से करके बता दो, रिंग ले लेते हैं, मान लो रिंग ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है और यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट पे एफ लग रहा है, तो फाइंड हाँ 0, यहाँ पर रेस्ट में नहीं है अमान, रेस्ट में मत बोलो, नीचे वाला पॉइंट बस रेस्ट में है, नीचे वाला पॉइंट रेस्ट में है, पूरी बॉडी मत बोल देना। यहाँ पे हाइट कितना बोलेंगे, हाइट है एच की वैल्यू है आर, और आई अपॉन एम आर की वैल्यू, रिंग के लिए आई होता है एम आर स्क्वायर, तो ये आ रहा है, दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन लग ही नहीं पाएगा, बिना फ्रिक्शन के ही ये रोल करता रहेगा। समझो, अगर हम एक रिंग को स्मूथ सरफेस पे भी रख दें और ऊपर वाले पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएं तो हमें यहाँ फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, बिना उसके वो रोल कर जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन होता भी तो लगना ही नहीं है। कुछ समझ आ रहा है बच्चों, कैसे हम फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन बिना सॉल्व किए निकाल सकते हैं। जब मैग्नीट्यूड भी पूछा जाए तभी केवल आप सॉल्व करोगे ना, अदरवाइज केवल आप ऐसे आई अपॉन एम आर से कंपेयर करके बता दोगे। देखो हम कुछ होमवर्क दे पाऊंगा क्या इस पे,
इसमें होमवर्क बच्चों नोट करो, एक्सरसाइज 1 होमवर्क में एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के, ज्यादा तो नहीं दे पा रहा हूं आज, 60 तक कर लो केवल, और आराम से रिपब्लिक डे मनाओ। फिर मिलते हैं हम लोग रिपब्लिक डे के बाद। याद देखता हूं, कल हो सकता है तो एक्स्ट्रा क्लास लगा दूं डाउट डिस्कशन के लिए। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूं। हैप्पी रिपब्लिक डे सबको। बाय बाय एवरीवन।